ईरान से आलमी पाबंदियां हट जाती हैं तो इसका पाकिस्तान को किस तरह से फायदा होगा। नाजरीन देखें, जो बॉर्डर की जो तजारत होती है ना, यानी कि हमसाय मुल्क की जो तजारत होती है, इसमें दोनों मुल्कों का दोनों मुल्कों को बेतहाशा फायदा होता है। इन दोनों मुल्कों की आवाम को मईशत तगड़ी होती है, बेरोजगारी में कमी आती है। जितनी ज्यादा आपस में मुल्कों की तजारत होती है उतनी उतनी जो है उस मुल्क के लोग खुशहाल होते हैं। एक तो आप ये चीज समझ लें। अब पाकिस्तान का जो रीजन है, एक तरफ अफगानिस्तान, साथ ईरान, इस तरफ इंडिया और साथ ऊपर चाइना। चाइना के साथ तो हमारे मामला ठीक है, वहां पर तजारत चलती रहती है। अफगानिस्तान के साथ एक अरसे से उस तरह से तजारत नहीं हो पा रही जिस तरह एक दो हमसाया मुल्क के दरमियान होती है। उसकी वजह आपस के ताल्लुकात। अच्छा, ईरान की बात करें तो ईरान का भी कुछ टाइम से बॉर्डर बंद है और अक्सर ईरान के साथ तजारत मुअत्तल कर दी जाती है और बॉर्डर बंद हो जाता है। इंडिया के साथ वैसी ही हमारी तजारत नहीं है। हमारा मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क चलता है सिर्फ कर्जों पे। कभी हम चाइना से मांगते हैं, कभी सऊदीया से मांग रहे होते हैं, दोस्त ममालिक से हम कर्जे मांगते हैं, तो कभी हम IMF से कर्जे मांग रहे होते हैं। तो अगर तो हमारा मुल्क में अगर तजारत हो, जो हमारे हमसाय ममालिक हैं उनके साथ हमारी अगर तजारत हो, तो इससे हमारे दोनों मुल्कों में खुशहाली भी आएगी, बेरोजगारी में भी कमी आएगी और हमारी अपनी जो लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, ज़राअत की जो चीज़ें हैं, उसकी बरामदात में भी इजाफा हो सकता है। तो नाजरीन, ईरान पर क्योंकि आलमी पाबंदियां थी एक टाइम से, क्योंकि आलमी पाबंदियां इसी वजह से थी कि ईरान जौहरी जो हथियार है वो बनाना चाहता था, जिसकी वजह से ईरान पर ये पाबंदियां, आलमी पाबंदियां, अमेरिका की जानिब से खास तौर पर ये पाबंदी लगाई गई थी कि ईरान के साथ कोई मुल्क तजारत नहीं कर सकता। तो ईरान के साथ तो इस तरह फिर कोई मुल्क इस तरह तजारत नहीं करता था, जैसे कि ईरान का तेल बहुत सस्ता है, ईरान से कोई तेल वगैरह नहीं था खरीद सकता, ये पाबंदियां लगा रखी थी। लेकिन अब जब से ये इसराइल के साथ जो जंग का मामला था, ईरान के जौहरी प्रोग्राम जो है उसको तबाह करने के बाद, अब अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के ऊपर से ये आलमी पाबंदियां हटा दी जाएंगी ताकि ईरान अपनी मईशत को बेहतर कर सके, मुल्कों के साथ तजारत कर सके, मुल्क आए ईरान के साथ तेल खरीदें। अच्छा, अब पाकिस्तान अगर ईरान से तेल खरीदता है, एक तो ईरान का तेल सस्ता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत करता है तो पाकिस्तान को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो सस्ता तेल और गैस हम ईरान से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ को नाजरीन अपने जहनों में रखिए कि ईरान का जो बॉर्डर है वो लगता है बलोचिस्तान वाले साइड से। हमारा जो बलोचिस्तान का जो खिता है, ये जो सूबा है बलोचिस्तान का, ये मतलब कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट नहीं होती है इस खिते में क्योंकि दहशत गर्दी है यहाँ पर। जैसे पंजाब और बाकी सिंध में या KP के कुछ इलाकों में जिस तरह से तरक्की देखने को मिलती है, उस तरह बलोचिस्तान में नहीं है। तो अगर तो हम ईरान से बलोचिस्तान के ज़रिए यह तजारत शुरू होती है तो ये बलोचिस्तान की तरक्की के लिए भी इंतहाई अहम होगा, वहाँ पर भी डेवलपमेंट और वहाँ के लोगों के लिए भी एक रोज़गार की फराहमी का बहुत बड़ा ये ज़रिया बन सकती है ये तजारत। अच्छा, दूसरा फ़ायदा नाजरीन, बिजली बहरान में हम कमी पा सकते हैं। गैस इंपोर्ट करके, मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट करके ईरान से हम बिजली का जो बहरान है मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर फिर बलोचिस्तान के अंदर हम इस पे भी हम कमी पा सकते हैं। अच्छा, सरहदी तजारत और रोज़गार में हम इजाफा कर सकते हैं। वही बात कि तजारत से रोज़गार में हम इजाफा कर सकते हैं और बेरोज़गारी को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ज़रई और सनती मसनूआत की जो बरामदात हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं मज़ीद। ईरान को एक्सपोर्ट करके चीज़ें, अपनी जो लोकल हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ईरान को एक्सपोर्ट करके हम ये बरामदात को बढ़ा सकते हैं और इससे हमारे मुल्क में सरमाया ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, हमारे मुल्क में भी एक खुशहाली आएगी और पड़ोसी मुल्क में भी ये खुशहाली आएगी। ऐसे वक्त में जब हमारी इंडिया के साथ तजारत बिल्कुल बंद है, जब से मोदी आया हुआ है हमारी तजारत इंडिया के साथ बिल्कुल बंद है, सिर्फ एक चाइना के साथ हमारी तजारत होती है और बाकी फिर जो दूर के ममालिक हैं उनके साथ हमारी ये तजारत होती है। तो नाजरीन, ये बहुत अच्छा साइन होगा पाकिस्तान के लिए कि अगर ईरान से हमारी तजारत बहाल हो जाती है। नाजरीन, दूसरी अहम खबर की तरफ, शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू तो वैसे मुझे जो है ना बड़ा एक खौफनाक लफ्ज़ लगता है ये कर्फ्यू, क्योंकि हमने लॉकडाउन देखा कोरोना के अंदर, जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी।
हम लोग, मैं हालांकि इस्लामाबाद में हम बिल्कुल हर बंदा कोरोना के अंदर जो है ना तंग हो गया था लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो जो कर्फ्यू है ना इसमें और भी ज़्यादा सख्ती होती है। अब जिस तरह से शुमाली वजीरिस्तान के हालात हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी वहाँ पर जो दहशत गर्दी का एक हमला हुआ हमारे जवानों पर, तकरीबन 14 जो है हमारे फौजी जवान इस हमले में शहीद हुए। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह फैसला किया कि शुमाली वजीरिस्तान के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज किया जाए ताकि थोड़ी अमन की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जा सके। शराएँ बंद कर दी गई हैं जी शुमाली वजीरिस्तान के अंदर। मुझे खौफ आता है कि इन इलाकों के जो लोग हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इन दहशत गर्दों ने मुल्क, इस इलाके का अमन जो है ना वो तबाह करके रखा हुआ है। मैं मज़े की बात आपको बताता हूँ नाजरीन, मैं पिछले दिनों गया था बनू। वैसे हम बनू, हमारा KPK से कोई ताल्लुक तो नहीं है, मतलब हम क्योंकि कश्मीरी हैं, कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। मेरे दरअसल मामू की अचानक इंतकाल कर गए थे बनू में, तो मैं गया था पहली दफ़ा बनू। मेरे मामू क्योंकि उधर उन्होंने शादी बनू से की हुई, तो उनका काम कारोबार वगैरह बनू में ही होता था। एक काफ़ी टाइम से वो बनू में अपने कारोबार के सिलसिले में थे। तो मैं पहली दफ़ा गया मामू की डेथ पर बनू गया। बनू का जो माहौल है ना वहाँ पर, वैसे हम, मैं क्योंकि इतने खबरों में रहता हूँ, पूरा पूरा दिन मेरा खबरों में गुजरता है, तो बनू से पिछले दिनों कुछ टाइम पहले बनू के हालात भी बड़े ख़राब हुए हुए थे, वहाँ पर भी बड़ी दहशत गर्दी हो रही थी। तो मैं बनू जाते हुए बड़ा डर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मामू क्योंकि इंतकाल कर गए थे तो उनकी डेथ पर लाजमी जाना था। बनू मैंने जाकर देखा वहाँ पर ना नाजरीन, एक तो हमारा जैसे हमारे इलाकों में पुलिस सिस्टम होता है ना, वहाँ पर पुलिस बराए नाम है। वहाँ पर चलता है जिरगा सिस्टम, एक बड़ा होता है उनका, ठीक है, वो इलाके के फैसले करता है, कोई भी मसला हो पुलिस को उधर कोई भी नहीं पूछता। साथ नाजरीन उधर शाम को, वहाँ का खैर एक लोकल कल्चर है, वहाँ पर ये शाम 7 बजे मार्केटें वगैरह सब कुछ बंद हो जाती हैं, और वहाँ तकरीबन हर दूसरे बंदे के पास असला होता है। किसी भी वक्त, क्योंकि दुश्मनदारियां आपस में लोगों की इतनी होती हैं, किसी भी वक्त कोई पता नहीं कौन आकर जो है ना फायरिंग करके चला जाए। वहाँ पर दुश्मनदारियां इस तरह बहुत होती हैं। तो मैं एक दिन मैंने गुजारा था बड़ा मुश्किल से, तो मैं अगले दिन जो है वापस आया, तो और जब मैं घर आया तो मैंने सुख का सांस लिया। बात करने का मकसद ये है कि मैं एक दिन सिर्फ बनू रह के और मैं इंतहाई खौफ में मुब्तला था कि क्योंकि ये इलाके ऐसे, यहाँ पर दहशत गर्दी आम बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा होती है। फिर बनू से आगे आप चले जाएं तो साथ ही लकी मरवत भी है, आगे फिर मीरान शाह वगैरह हो गया, फिर थोड़ा आगे जाकर ये वजीरिस्तान वगैरह आते हैं। तो ये सारी जो पट्टी है ना, ये इस यहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात होते रहते हैं। तो मैं मतलब कि एक दिन जाकर इतना मैं खौफज़दा हो गया था, तो वहाँ के जो बेचारे लोग हैं वो मतलब कि किस तरह से वहाँ पर ज़िंदगियाँ गुजारते होंगे, ये बड़ा एक मुश्किल है उनके लिए। खैर शुमाली वज़ीरिस्तान में ये जी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, शाराएँ बंद हैं। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में 30 जून से ये कर्फ्यू नाफिज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ करीम ने बताया कि कर्फ्यू का नफाज सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक हमारे यहाँ पर तो इसी टाइम ये ऑफिस टाइम होते हैं और दुनिया जो है घरों से बाहर होती है। तो खैर कर्फ्यू के दौरान तमाम शाहराएं आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। मोहम्मद यूसुफ करीम का मजीद कहना था कि कर्फ्यू के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि शहरियों से अपील है कि मुकर्ररा वक्त में के मुताबिक अपने घरों में रहें। अब नाजरीन देखें, सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा, और इसमें यह भी है कि शाहराएं जो हैं वो मुकम्मल बंद रहेंगी आम ट्रैफिक के लिए। अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है, लोग गज़ाई किल्लत भी हो सकती है, कर्फ्यू लगा हुआ है, जब आमदोरफ्त नहीं होगी गज़ाई किल्लत भी हो सकती है यहाँ पे। उसके हवाले से खैर इंतज़ामिया ने कुछ इकदाम तो किए होंगे, लेकिन नाजरीन ये हालात हैं जी शुमाली वज़ीरिस्तान के, और इस इलाके में अक्सर औकात जो है ये दहशत गर्दी के वाक़यात रहते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में हमेशा अमन कायम रखे। आर्मी चीफ की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया कि हम दहशत गर्दी के खात्मे के बिल्कुल करीब हैं, और इंशाल्लाह हमारी फोर्सेस इसमें कामयाब होंगी इंशाल्लाह। तो नाजरीन दूसरी तरफ PTI के लिए जो है मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। खैर वैसे जब से इमरान खान साहब अंदर गए हैं, जेल हुई है उनको, तब से लेकर अब तक PTI को कोई
एज सच कोई कामयाबी अभी तक हासिल तो नहीं हुई है। कामयाबी अगर वो इलेक्शन में उन्हें हासिल हुई भी थी तो वो भी उनसे जैसे तैसे करके एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनसे वो कामयाबी उनसे छीन ली गई, यानी कि इलेक्शन वो जीते तो उनकी सीटें छीन ली गई। फिर अभी जो ताज़ा जो हमने देखा उनकी जो मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की बनती थी वो भी एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर पीटीआई से छीन ली गई। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इसके बाद एक जो सूरत हाल ये है कि पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद में थे, कुछ अभी भी एक आज़ाद हैसियत के अंदर है। अब ये जो आज़ाद हैसियत में आना जो ग्रुप है, ये जो एम एन एज हैं इनके पीटीआई के, इनको इनके हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत कोई इनको खरीद सकती है या हुकूमत अपनी तरफ कुछ ले दे के इन्हें अपने बेंचेस पर बिठा सकती है। अगर तो ज़ाहिर बात है हुकूमत तो फिर हुकूमत होती है, एक लग्जरी लाइफ होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारे वसाइल होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, लवाजमात होते हैं, बड़ी एक प्रोटोकॉल होता है और एक पावर होती है हुकूमत। तो अगर तो लालच में आकर ये जो ग्रुप है आज़ाद ग्रुप, ये अगर हुकूमत के पास चला गया, इससे पहले भी हमने देखा कि पीटीआई के कई एमएनए जो हैं वो गए भी थे, तो इस तरह अगर हो जाता है ये ग्रुप अगर हुकूमती बेंचेस पर जाकर बैठ जाता है तो इससे पीटीआई एक तो मजीद टूट जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ पीटीआई के पंजाब असम्बली में देखें तो 26 अरकान वैसे ही मुअत्तल हैं और वो तकरीबन गालबन 15 इजलासों के लिए वो जो हैं बिल्कुल वो मुअत्तल हैं, वो 15 इजलासों तक उसमें शिरकत नहीं कर सकते। 15 इजलास बहुत ज़्यादा इजलास होते हैं, एक इजलास नाजरीन महीने महीने चलता है असम्बलियों का एक इजलास। नेशनल असम्बली या पंजाब असम्बली का अगर एक इजलास आज 30 जून को चला है, स्टार्ट हुआ, तो ये हो सकता है महीने बाद जाकर ख़त्म हो। मुलतवी होता है इजलास, फिर शुरू होता है, कई दिनों के लिए मुलतवी होता है, फिर शुरू होता है। इसी तरह 15 इजलासों के लिए वो जो अरकान है पंजाब असम्बली के वो मुअत्तल हैं। अच्छा, अब अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली के अंदर कोई असम्बली इजलास भी नहीं बुला सकते, क्योंकि असम्बली इजलास बुलाने के लिए जो अरकान के जो तादाद है वो गालबन को 90 होनी चाहिए, एक जो जो रेशो है, जो शरह वो होनी चाहिए, उस पर तब सब अरकान के साइन होते हैं, ठीक है। तो इन 26 अरकान के मुअत्तल होने के बाद वो जो शरह थी उससे वो कम हो गई है और अब ये अपोजिशन जो है वो इजलास भी नहीं बुला सकती। तो दूसरी तरफ नाजरीन पीटीआई के अंदर की अगर बात करें तो पीटीआई के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। लीडरशिप तकसीम है, लीडरशिप एक दूसरे से बात नहीं करती। लीडरशिप अलीमा खान जो है, अभी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा जब बजट पास हुआ, खान साहब ने कहा बजट नहीं पास करना, केपी हुकूमत से गंडापुर ने बजट पास कराया। सबसे बड़ी तो तकसीम यहाँ पर नजर आ गई। इसके बाद जो तकसीम हुई, अलीमा खान ने फिर कहा कि लगता है इमरान खान माइनस हो गया। उन्होंने ये बात गंडापुर के हवाले से की कि यानी कि गंडापुर ने इमरान खान को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये तो तकसीम वाज़ेह है पीटीआई के अंदर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केपीके के अंदर अक्सर सुनने को मिलता है कि पीटीआई में जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, ठीक है, वफाक की जानिब से। और पीटीआई के अंदर केपीके के अंदर भी जो है हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है। वो कोई भी टेक्निकल ग्राउंड बना सकती है, हुकूमत इदारे मिलकर कुछ भी टेक्निकल ग्राउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के की कुछ अपनी गलतियां भी हैं। अब जब पीटीआई का अपना लीडर इमरान खान जब जेल के अंदर है तो पीटीआई की लीडरशिप में इत्तेफाक होना चाहिए था, इन सब को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, बल्कि आपस में तकसीम होकर रह गए, बिखर कर रह गए हैं। कारकुनान लीडरशिप पर तपे हुए हैं, गुस्सा है कि लीडरशिप हमारी क्या कर रही है। ख़ास तौर पर गंडापुर तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतनाज़ा शख्सियत होते चले जा रहे हैं। पीटीआई के कारकुन जिस नज़र से देख रहे हैं वो उस नज़र में गंडापुर जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है। बाकी हम सहाफ़ियों की नज़र में गंडापुर क्या है वो एक अलग बहस है। तो नाजरीन पीटीआई के लिए ये मुश्किलात जो हैं बढ़ती जा रही हैं। अगर कौमी असम्बली के अंदर वो ग्रुप जो आज़ाद हैसियत में अभी भी मौजूद है वो अगर हुकूमती बेंचेस में जाकर बैठ जाता है तो यकीनन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और पीटीआई की जो अक्सरियत है वो मज़ीद कम हो जाएगी। जो मखसूस नशिस्तें थी वो ज़ाहिर बात है हुकूमतों को दे दी गई हैं, ठीक है, उससे मज़ीद पीटीआई को नुकसान पहुँचा है। और अगर मज़ीद जो एक आज़ाद ग्रुप बैठा हुआ है नेशनल असम्बली के अंदर वो भी अगर हुकूमती बेंचेस पर जाकर बैठ जाता है तो पीटीआई मज़ीद जो है वो टूट फूट जाएगी
इस तरह से ये पीटीआई के लिए जो है ना मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी तरफ खान साहब या अक्सर पीटीआई की तरफ से ये भी कहा जाता है कि असम्बली केपीके की असम्बली तोड़ दी जाए, तो एक ही सूबा है इनके पास, ठीक है, उसमें भी अगर ये पावर नहीं होगी तो फिर किधर जाएंगे ये, कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज कम से कम केपीके में इनकी पावर है, कम से कम एक सूबा वहां पर कुछ जलसा रैली निकाल सकते हैं। इनका सीएम अपना है अली मीन गंडापुर, वो जाकर वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं, आर्मी चीफ से मिल सकते हैं, सिस्टम के अंदर है लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, इदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं। अगर असम्बली तोड़ दी जाएगी तो ये फिर सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये पता नहीं, अब इससे पहले भी असम्बलियाँ पीटीआई ने तोड़ी थी और उसके बदले में नुकसान दर नुकसान ही हुआ था पीटीआई का। उससे फ़ायदा, जिस मकसद के लिए तोड़ी थी असम्बलियाँ, उससे वो फ़ायदा तो हासिल नहीं कर सकी थी पीटीआई, लेकिन अब फिर जाकर कह रहे हैं कि हम केपीके असम्बली भी तोड़ेंगे। इससे अब पीटीआई पता नहीं क्या मकासद हासिल करना चाहती है। तो नाजरीन, एक और ख़बर यह है कि मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया गया और सैलाब का अलर्ट भी, ज़ाहिर बात है ख़तरा है, इलाकों में सैलाब आ जाता है। तो आजकल नाजरीन अगर आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, वैसे घूमने फिरने का भी सीज़न है, बहुत सारे लोग जो हैं इस सीज़न में, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां होती हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह से, तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करते हैं और इस तरह में फिर बारिशें भी हो रही होती हैं और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी होते हैं। तो एहतियात कीजिए, अपने दरिया जहाँ पर हो पानी वाली जगहों से एहतियात कीजिए, तुग़यानी से एहतियात कीजिए। ख़ास तौर पर ये जो इन मौसमों में जो जाकर गर्मी से जो ये तालाबों में जाकर या कहीं भी कोई नाला शाला देख लेते हैं, जाकर जी नहाना शुरू कर देते हैं, इन चीज़ों से गुरेज करें। मैं आज तक पानी में नहीं नहाया इस तरह खुले, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो आजकल क्योंकि बारिशें हद से ज़्यादा होने की तवक्का है, लैंडस्लाइडिंग होने की भी तवक्का है और सैलाब आने का भी जो है वो ख़तरा है। तो एहतियात करें, अपनी भी और अपने फैमिली की भी एहतियात करें। कोई भी अगर इमरजेंसी हो भी जाती है तो फ़ौरन मुतल्लिका इदारों को जो है इत्तला करें, ताकि बर वक्त जो है इमदादी कार्रवाइयाँ आप तक पहुँच सकें। तो नाज़रीन, ये थी जी आज की खबरें। मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।